नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं श्री रत्नेश्वर ठाकुर। ये शिक्षा से जुड़े हैं, शिक्षण के काम में थे, शिक्षण की यूनियन से। पहले ये वामपंथी पार्टियों के साथ थे, कम्युनिस्ट पार्टी में थे, और इधर हाल में ये जो नई पार्टी बिहार में बनी है, जन स्वराज पार्टी, उसके साथ जुड़े हैं। और जहाँ तक मेरा अंदाज है कि ये भावी उम्मीदवार हैं अपने क्षेत्र से। बाकी परिचय ये खुद देंगे। रत्नेश्वर जी नमस्कार। आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को नमस्कार। मेरा नाम रत्नेश्वर ठाकुर हुआ। मैं मधुबनी जिला के हरलाखी विधानसभा के मधवापुर प्रखंड के पिरोखर पंचायत में एकारी गांव का रहने वाला हूं। मैं वहां का मुखिया भी रहा हूं, मधवापुर ब्लॉक का प्रमुख भी रहा हूं, मधुबनी जिला प्रमुख संघ का अध्यक्ष भी रहा हूं। ठीक ही आपने कहा कि मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 42 साल लीडरशिप में रहा हूं, स्टेट लीडरशिप में रहा हूं। मैं गवर्नमेंट स्कूल में प्रधान शिक्षक भी रहा हूं। अवकाश प्राप्त कर अभी मैं सहजानंद खेत खलिहान ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। प्रशांत जी जब आए बिहार, तो उनके साथ जो विज़न था पलायन को रोकने का, शिक्षा देने का, रोज़गार उपलब्ध कराने का, महिलाओं और पुरुषों में बुजुर्ग नारियों को सम्मान देने का, 2000 पेंशन देने का, खेती को लाभकारी बनाने का, इन तमाम विजनों के से मैं प्रभावित होकर मैंने देखा कि कोई व्यक्ति बिहार को बदलने आया है, गरीबी और जहालत से निकालने आया है। तो मैं भी जन स्वराज को ज्वाइन किया आज से 1.5 साल पहले, और मैं प्रशांत जी के कारवा में एक सिपाही की तरह उनके साथ खड़ा हूँ। बहुत साफ गोई से इन्होंने अपने को सिपाही बताया। बिहार आपका है, बिहार मेरा है, और बिहार से हम दोनों जुड़े हुए हैं जी। लेकिन वेदना हमारी ये है कि मुझे बिहार से बाहर रहना पड़ा, और मैंने देखा कि जो पलायन है बिहार का, उसके चलते बिहारी दिहाड़ी बन गया है और एक मजाक बन गया है। आपने तो कहा कि हाँ, आप मनरेगा के थ्रू आप इनको काम देंगे, सही है, मानता हूँ। लेकिन हर कोई जानता है भारत में कि बिहार का अभिशाप है जातिवाद। आपको लगता है कि जातिवाद अगले महीने ख़त्म हो जाएगा? नहीं, संभव मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जातिवाद केवल बिहार में नहीं है, पूरे भारत में है, और वैसे कहूँ तो वर्ल्ड फेनोमेना है जातिवाद। लेकिन जहाँ अशिक्षा है, जहाँ गरीबी है, जहाँ पिछड़ापन है, वहाँ जातिवाद ज़्यादा हावी होता है। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि जातवाद हमारे पिछड़ेपन का निशानी है, और जातवाद के माध्यम से हमारे नेता आज तक हम पर शासन करते रहे, उन्हें सत्ता प्राप्त करने में सुगमता होती है। लेकिन ये जातवाद तब बदल जाता है जब हमारे लोग एजुकेट होते हैं, जब हम शिक्षा उन्हें दे सकें, उनको रोज़गार दे सकें, तो लोग काम में लग जाते हैं, जातवाद पीछे हो जाता है, कम हो जाता है। बड़ी खुशी हुई जान करके कि 1 महीना में हम काफ़ी उन्नति तरक्की कर लेंगे, हम पढ़े लिखे हो जाएंगे और जातिवाद खत्म हो जाएगा। पूरे भारत में रहेगा, बिहार से खत्म हो जाएगा। नहीं, बिहार से खत्म होगा कि जातिवाद पूरे भारत में है, लेकिन हम 1 महीना में आपकी मदद से, आपकी पार्टी की मदद से अपने को मॉडर्न कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम अगर उन्हें कार्य देंगे, हम उन्हें रोज़गार देंगे, तो जातवाद से पहले रोज़गार चाहिए। जात से पेट की भूख नहीं मरेगी, अग्नि नहीं खत्म होगी, इसीलिए उन्हें रोटी चाहिए, और रोटी के साधन उनके पास नहीं है। जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, जो सरकारें आई अभी है, वो रोटी नहीं दे रही है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जो बिहार की पार्टियां अब तक हैं, उसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन पार्टियां अलग अलग जातियों की हैं। नहीं, 2 पार्टी, 3 पार्टी, 4 पार्टी, आप कहिए तो मैं नाम गिना दूँ, किसी से कहिए। मैनिफेस्टो आपने देखा है कि राजद का मैनिफेस्टो क्या है, जदयू का मैनिफेस्टो क्या है, और चिराग पासवान जी की जो पार्टी है उसका, सबका मैनिफेस्टो लगभग एक है कि ये इस पार्टी का, इस जाति का है, ये इस जाति का है, ये इस जाति का है।
बिल्कुल। आपकी पार्टी की जाति अभी तक घोषित नहीं हुई है कि ये किस पार्टी की है, और आपको लगता है कि जातिवाद आपका नुकसान नहीं करेगा? नहीं, चूँकि हम लोग जात पर आधारित हमारी पार्टी ही नहीं है जनसुराज, हमारी पार्टी है जो जमात की पार्टी है। रतोत्सव जी, पूरा भारत जानता है कि बिहार में जातिवाद बाकी प्रांतों से ज़्यादा है, और आपकी पार्टी जो बनी है, जाहिर है ये किसी जाति विशेष की पार्टी अब तक तो नहीं है। तो बाकी जो यहाँ का जातिवाद है वो आपके आदर्शवाद को नुकसान नहीं पहुँचाएगा क्या? मैं शंभू बाबू आपसे कहना चाहता हूँ कि मोदी जी की जात बिहार में कितने लोग हैं और उनके नाम पर लोगों ने वोट दिया उन्हें, तो जातवाद कहाँ चला गया? इसीलिए मुद्दा पर आधारित वोट होने तो अभी जाति जनगणना पर इतना क्यों जोर दिया जा रहा है? जातीय जनगणना पर जो वोट जोर दिया जा रहा है, जातीय जनगणना हो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। जातीय जनगणना के आधार पर बिहार में जातीय सर्वे हुआ और 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर जातीय सर्वे का रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, और 23 नवंबर 2023 को विभिन्न जातियों में जो पिछड़े और गरीब हैं। आप ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं और हमारे सवाल को आप शायद अवॉइड करना चाह रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अभी जो इतना हल्ला हंगामा मचा हुआ है जाति जनगणना पर, अगर आप कह रहे हैं कि मोदी जी के वोट को सबने वोट दिया मोदी जी को और जातिवाद यहाँ से खत्म हो चुका है, तो फिर बंद कीजिए ना जाति जनगणना। खत्म हो चुका है ऐसी बात मैंने नहीं कहा। मैंने ऐसा नहीं कहा कि जातवाद खत्म हो गई, लेकिन जात के आधार पर ही समर्थन और विरोध होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग तो ऐसा ही कहते हैं। हाँ कहते हैं, लेकिन मैं अपना उदाहरण दे दूँ कि मैं जब प्रमुख चुनाव लड़ रहा था, मैं दूसरे पंचायत से चुनाव लड़ रहा था, मेरा पंचायत रिजर्व हो गया था, मैं समिति का चुनाव लड़ा, और एक गांव ऐसा है जो पूरा यादव का गांव है, और मैं वहां से चुनाव लड़ा, यादव उम्मीदवार थे, और उस गांव से भारी बहुमत से मुझे लोगों ने जिताया, यादव को हराया। तो मैं व्यक्तिगत अनुभव है। बड़ी खुशी हुई है जान करके कि बिहार में योग्यता के आधार पर वोट देने का ऐसा है, फिर तो आप जरूर जीतेंगे, क्योंकि मुझे डर यही लग रहा था कि जातिवाद यहाँ सब कुछ बर्बाद करके रख देते। नहीं, अब लोग ऊब चुके हैं, जाति पर वोट देते देते, पार्टी पर वोट देते देते बिहार के लोग ऊब चुके हैं, और इसीलिए 40 MP वाला बिहार आज गरीब राज्य की श्रेणी में सबसे नीचे है, और 26 MP वाला गुजरात अमीर राज्य की श्रेणी में सबसे ऊपर है। इसीलिए अब लोग थक चुके हैं जात का झंडा ढोते ढोते, इसलिए अब जमात के झंडा ढोने के लिए तैयार हैं। जन स्वराज के साथ पूरा बिहार खड़ा हो रहा है। इस इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में, किसी और पार्टी पर कुछ कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ एक शब्द है जो बड़ा प्रचलित है और जो नई पार्टियाँ आती हैं उनके ऊपर उसको लगाया जाता है। एक तो कहा जाता है कि ये फला पार्टी का बी टीम है। आप लोग किसी पार्टी के बी टीम तो नहीं है? पहले मुझे कहा जाता था कि मैं जनस्वराज को, हम लोगों को कहा जाता था प्रशांत जी बीजेपी के बी टीम है। अब बीजेपी हमला कर रहा है कि भाई राजद का बी टीम है। अब हम किसके बी टीम है? अब दोनों उसके बाद कहेंगे कि भाई। दूसरा एक और वर्ड है जो बिहार का खास तौर से है, वोट कटुआ। ये भी एक शब्द है, लोकल शब्द है यहाँ का। आप अगर वोट काटेंगे तो किसका वोट काटेंगे? मैं कहता हूँ संभव, पिछली बार तो आप थे नहीं, नए आए हैं, तो जो वोट किसी और को पड़ा था वो आपको पड़ेगा, तो किसका वोट आप पाएंगे? संभव बाबू, 1 महीना पहले की पार्टी जो बिहार में 4 उपचुनाव हुए थे, 11 दिन पहले हमारा चुनाव चिन्ह आया था और मैं 10% वोट लाया, और जो पहले से स्थापित पार्टी है वो 15 और 20% है, बड़ी पार्टी है। और आज बिहार में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो सभी सीटों पर 243 सीटों पर लड़े। बीजेपी बड़ी पार्टी है, लड़के दिखाए हिम्मत है तो,
जनता दल को हिम्मत है तो लड़के तो दिखाए, हिम्मत- राजद गठ को है तो हिम्मत है तो दिखाए। हिम्मत है वर्ड 3 बार बोल करके आप एक तरह से चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल चुनौती दे रहा हूँ। वाह। एक जनस्वराज पार्टी ही ऐसी है जो 243 सीट पर लड़ेगी। अब भोटकटवा वो लोग हैं कि हम लोग हैं। तो आपको मैं ये संभवा जो वे 243 कोट करना चाहता हूँ। बाकी में हिम्मत नहीं है और आपकी पार्टी में हिम्मत है। बिल्कुल, comparison क्योंकि हम के लिए- जनता के साथ खड़े हैं। कंपैरिजन के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये कुछ केजरीवाल जी की पार्टी से ये जो अहंकार है वो मैच करता हुआ नहीं, लगता है। अहंकार नहीं है, जनता वो भी के सारी पार्टी से खड़े हो जाते हम हैं। अहंकार से नहीं बोलते और केजरीवाल से हमारी कोई समानता हमारे दल को, हमारी पार्टी को नहीं है। नहीं, मैंने हम तो ऐसे ही हम कहा, जब आपने जनता कहा कि के 243 पीड़ा को, हम जनता के तकलीफ को, हमारे प्रशांत किशोर गांव-गांव पैदल जाकर जनता की जो पीड़ा को देखा है, जनता की जो समस्या को देखा है और जनता में जो बदलाव का जो संकल्प है, उत्साह है, उसे देखा है। उस आधार पर मैं कह रहा हूं कि हम में वो हिम्मत है कि हम 243 में खड़े होंगे और 2025 में जनस्वराज की सरकार बनेगी बिहार में, ये मैं कह रहा हूँ। चलिए, जी, अगर ऐसा है तो मैं भी एडवांस आपको कांग्रेचुलेसन बोल देता हूं कि आपकी पार्टी आएगी। लेकिन एक चीज बताइए, आपकी बहुत पार्टी बहुत आएगी तो धन्यवाद। बिहार में चेंज क्या दिखाई पड़ेगा? चेंज साफ पड़ेगा। दिखाई देगा। पहला कि तमाम गरीब लोगों को मैं विश्व स्तरीय, हमारा पहला संकल्प है जनस्वराज का कि हम नेतरहाट स्तरीय, विश्व स्तरीय शिक्षा उन ठेला ढोने वालों, टेम्पू चलाने वाले, झोपड़ी में रहने वाले और खेत में काम करने वाले के बेटा बेटी को मैं 15 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराऊंगा। दूसरा हमारा संकल्प है कि हम पलायन को रोककर बिहार में ही रोजगार देंगे, बाहर नहीं जाने देंगे। तो तीसरा मेरा संकल्प, कोई बिहारी बिहार के बाहर नौकरी खोजने नहीं जाएगा, यहीं हम काम उपलब्ध कराएंगे और उसके लिए हमारे पास कार्यक्रम है, हमारे पास विजन है जनस्वराज के पास, और हम यहीं काम देंगे। अगली दिवाली में हम, अगले छठ में किसी को बाहर, बिहार से बाहर काम करने नहीं जाने देंगे। हमारा कैमरा गवाह है। बिल्कुल। और अगले 5 साल में जब आप जीत जाएंगे, 5 बार ये कैमरा आपको फिर से बुलाएगा अपने पास और ये सारी लाइनें आपके लिए हम आपको आमंत्रित करेंगे। हमें खुशी होगी कि आप आकर हमें याद कराएंगे, हमारे संकल्पों को, हमारे जनस्वराज के संकल्पों को याद कराएंगे, हमारे वादा को याद कराएंगे और हम वादा पर खरे उतरेंगे बिहार की जनता के सामने। आपका वादा रहा, हमारा भी वादा रहा। हम आपसे जुड़े रहेंगे, पूछते रहेंगे और अपने चुनाव क्षेत्र जो अपने मन में सोच रखा होगा, कौन सा चुनाव क्षेत्र आपने? मेरा 31 हरलाखी विधानसभा क्षेत्र है। मैं कोई संभावित प्रत्याशी नहीं हूँ। मुझ पर विश्वास जनस्वराज पार्टी या प्रशांत जी करते हैं तो मैं चुनाव लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी, क्योंकि वहाँ की धरती से मैं जुड़ा हूँ, वहाँ का जनता का स्नेह और प्रेम मिला है। अभी 9 तारीख को बिहार बंदी के दिन प्रशांत जी आए थे हमारे हरलाखी गांव में। लोगों का जो ऐतिहासिक समर्थन और सभा हुई है, तो पुराने लोग 86 वर्ष के लोग बोलते हैं कि आज तक गांव में ऐसी सभा नहीं हुई थी। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर आया था तब भी ऐसी सभा नहीं हुई थी। ये जनता का समर्थन है, जनता का जनस्वराज पर विश्वास है और भरोसा है। और कोई खास चीज़ जो आप अपने चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं से कहना चाहेंगे? नहीं, हम मतदाताओं से कहना चाहेंगे कि हमारे विधानसभा में बहुत आवश्यक चीज़ें उपलब्ध आज तक नहीं हो पाई 75 साल आज़ादी के बाद। जैसे हमारे विधानसभा में कोई कंस्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ हमारे विधानसभा में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, हमारे विधानसभा में कोई ऐसे रोजगार के साधन नहीं है, हमारे विधानसभा में बाढ़ और रौदी है, हमारे यहाँ खेत में पानी पहुँचाने के साधन नहीं, नहर है लेकिन पानी के बिना वो सूखा है। इसलिए हम खेती, रोजगार, पढ़ाई, शिक्षा, हॉस्पिटल, इन तमाम चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। हमारे विधानसभा में आज तक लोगों को कनेक्टिविटी के नाम पर सरकारी सेवाएं, बस सेवाएं, जो ट्रांसपोर्ट की सेवाएं हैं, वो उपलब्ध नहीं है।
इन जन स्वराज आएगा तो इन तमाम सी चीज़ों पर हम काम करेंगे। हॉस्पिटल बनाएंगे, हम सरकारी बस सेवा शुरू कराएंगे, हम वहाँ पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था कराएंगे, हम वहाँ भ्रष्टाचार, आप चले जाइए पूरे बिहार में, मेरे विधानसभा में आप थाना में चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, कर्मचारी के पास चले जाइए, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं है और लूट का बाजार है। इन तमाम चीज़ों पर रोक लगाकर हम भ्रष्टाचार मुक्त हरलाखी और बिहार बनाएंगे। हम पढ़ाई की सुविधा करेंगे, हम मंडी के माध्यम से हम किसानों का उत्पाद खरीदेंगे और उन्हें लाभकारी बनाएंगे। जो किसान विमुख हो चुके हैं खेत से, उन्हें खेत की तरफ, कृषि की ओर उन्मुख करेंगे। ये हमारा संकल्प है। और तमाम बूढ़ा बूढ़ी को नवंबर के बाद हमारी सरकार बनती है तो 2000 सम्मान पेंशन देंगे और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 4% इंटरेस्ट पर हम उन्हें कर्ज उपलब्ध कराएंगे, संसाधन पूंजी उपलब्ध कराएंगे ताकि वो रोजगार कर सके, स्वरोजगार कर सके, दुकान कर सके। जो कर्ज बाद में माफ नहीं होगा। मैं 4% तो यही रिवाज रहा है। 4% का माने यह हुआ कि 100 रुपये का 1 महीना में 35 नया पैसा सूद, 100 रुपया का 12 महीना में 4 रुपया सूद। मैं उन्हें पूंजी उपलब्ध कराऊंगा तो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और माफ़ी तो यहाँ के उद्योगपतियों को होता रहा, किसान की माफ़ी कहाँ होती रही है। तो सर जी एक चीज़ और जी, आपने पूंजीपतियों की बात की, उद्योगपतियों की बात की। आपका हवाई अड्डा पटना का, हमारा हवाई अड्डा सबसे छोटे हवाई अड्डा में से है। बाहर से लोग जब बड़े जहाज़ों से यहाँ आ ही नहीं पाते हैं, बाहर की कंट्री से बड़े जहाज़ का डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं हो सकता है। साउथ में जाइए, वहाँ से बहुत सारे इंटरनेशनल फ़्लाइट है, पटना से इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ का रनवे बहुत छोटा है। क्या इन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे? इनके बिना आपकी तरक्की नहीं होगी। बिल्कुल ध्यान देंगे। चूँकि आज तक जो हमारे विकास पुरुष लोग सरकार में बैठे हैं, उन लोगों से सवाल करना चाहिए कि आप विकास कर रहे हैं तो हमारा विकास आपके सामने दिखाई दे रहा है, आपका मुंह चिढ़ा रहा है। आप अपने प्रतिद्वंदियों की खिंचाई करने पर भिड़े हुए हैं, विकास पुरुष ये सच्चाई बोल रहे हैं। नहीं, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, लेकिन हमारे पॉडकास्ट में अपनी तारीफ करने की इजाज़त है, दूसरों की खिंचाई करने में नहीं। ऐसा नहीं, जो अच्छा काम किया है, बिजली सड़क गई है, चाहे बिजली का दाम जितना लगा, स्मार्ट मीटर के नाम पर जितना गरीबों को लूट की गई वो अलग बात है, लेकिन बिजली सड़क तो बनी है। लेकिन रोटी का इंतजाम नहीं हुआ है, रोजी का इंतजाम नहीं हुआ है। हमें पानी, आज पूरा बिहार, अब वाटर लेवल इतना नीचे चला गया है, गांव में पानी नहीं मिल रहा है। और हमारा पानी जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, कोसी, कमला, अधवारा समूह की नदियां, ये हमारा वेस्ट हो रहा है। हम इसको स्टोरेज करके हम पूरे हिंदुस्तान को पानी पिला सकते हैं। हम गुजरात और महाराष्ट्र को पानी देंगे, मोदी जी को पीने का पानी नहीं। आपने जो कहा, मैं यहाँ से भेजूंगा पानी पूरे हिंदुस्तान को। तो कुछ दिन पहले तक सारी पार्टियों को आपके अध्यक्ष पानी पिलाया हुआ था, ये तो हमने भी देखा हुआ था। चलिए आप नहीं, वैसा नहीं, मैं पीने का पानी, प्रसाद जी ने सारी पार्टियों को पानी पिलाया हुआ था। खैर, ये तो इनलाइटमेंट, फिर भी आपका अपना कुछ जो आप कहना चाहेंगे बिहार की तरक्की के लिए, जो आपकी योजना है, जो पार्टी की योजना नहीं है और पार्टी से आप रिक्वेस्ट करेंगे कि उस पर काम करें। जैसे आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ मखाना होता है, मखाने की खेती को बढ़ाया जा सकता है, तालाबों की संख्या बढ़ाई जाए तो बाढ़ का उपद्रव कम होगा। तालाबों की संख्या अगर बढ़ाई जाए तो बाढ़, जो पानी जमा होगा वो हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो ऊपर आएगा। इन सब तरह की चीज़ों पर आपकी बातचीत होती है? हाँ, बिल्कुल, हमारे पार्टी में डिस्कशन होता है और हम लोगों के पास भी विजन है। हमारे पास पश्चिमी कोसी नहर है जो मेरे क्षेत्र में है, लेकिन उस पर करोड़ों अरबों रुपया खर्च हुआ, लेकिन आज भी वो कोसी नहर हमारे लिए बर्बादी का कारण है। लेकिन मेरे ही ज़िले में लोखा लोखी में वो 3 फसला, मतलब 3 बार धान काटता है। पंजाब की तरह हम अपने क्षेत्र को बना सकते हैं। हम जो हमारे यहाँ कमला नहर है उसकी उराहीकरण करके किन्स नहर में पानी भेजकर हम हर खेत को पानी दे सकते हैं। मखाना की खेती, उससे उसको प्रोसेसिंग करके हम दुनिया के मार्केट में उसको भेज सकते हैं, हम काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। मछली, काफ़ी उत्पादन की संभावना है मेरे यहाँ, उसको हम कर सकते हैं। स्वरोजगार की बड़ी संभावना है मेरे यहाँ। इन तमाम चीज़ों को, हमारे यहाँ चीनी मिल था,
लोहट चीनी मिल था, हमारे यहाँ रैयाम चीनी मिल था, हमारे यहाँ सकरी चीनी मिल था, हमारे यहाँ पंडौल सूता मिल था। ये तमाम चीज़ें बंद हो गई है। हम उसे पुनः चालू करके हम लोगों को रोज़गार देना चाहते हैं। चीनी मिल चालू हो जाए, किसानों के खेत में ईख लगेगा और ईख बाढ़ में भी नहीं डूबता है, उसमें फिर किसानों को मजदूरों को काम लगेगा और हम इससे आमदनी कर सकते हैं। फिर उससे गुड़ बना सकते हैं, हम उससे विभिन्न तरह के चीज़ बनाकर हम लोगों को मार्केट में भेज सकते हैं। ये हमारे पास है और मिथिला के लोग काफ़ी मेहनती हैं, लेकिन त्रासदी यह है कि आज तक की सारी सरकार ने उसे मजदूर बनाकर रखा गया। सारे कारखाना को बिहार में बंद कर दिया गया और गुजरात में कारखाना खुल रहे हैं। अभी मोदी जी कुछ दिन पहले आए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी झंझारपुर में। उन्होंने कहा कि मैं मिथिला की धरती को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि ये मिथिला की धरती लेबर जोन है, आपके लिए मैं श्रमिक ट्रेन दे रहा हूँ, आप आएँ बम्बई गुजरात काम करने। माने वो मालिक रहेंगे और हम मजदूर बन के उनके यहाँ भेड़ बकरी की तरह ट्रेन में ठुसा कर काम करने जाएंगे। और वही मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अपने राज्य में कच्छ में गए तो उन्होंने वहाँ भाषण दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट मैं कच्छ में लगाया हूँ। ये नहीं कहा कि बिहार में काम करने के लिए आपको मैं ट्रेन दे रहा हूँ, तो उन्हें बदल देगा गुजरात के लोग। इसलिए वहाँ जाते हैं तो कारखाना लगाते हैं, यहाँ आते हैं तो हमें ट्रेन देते हैं कि मजदूर बन के आइए। और ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि वोट बिहार का और कारखाना लगे गुजरात में, ये अब नहीं चलने वाला है। जनस्वराज आ गया है प्रशांत जी के नेतृत्व में, अब ये नहीं चलेगा, बिहार जग चुका है। कितने कारखाने लगेंगे यहाँ? यहाँ विभिन्न सालों में छोटे उद्योग से लेके बड़े उद्योग। मैं आपको बता दूं कि आलू कारखाना तो मढ़ौरा में लगा हुआ है ट्रेन बोगी बनाने का, पैसेंजर ट्रेन का। ऐसे कारखाने अगर आप सब लगा दें तो फिर तो जो भी हम आपको बता दूं कि हमारे यहाँ मिथिला पेंटिंग्स है, जिसका आकर्षण अमेरिका में है, इंग्लैंड में है। ये मार्केट छोटी चीज नहीं से मैं बहुत ज़्यादा नहीं मैं एक छोटा छोटा उदाहरण बता रहा हूँ। मैं आपको बता दूं हस्तकला, गृह उद्योग। मैं तो बड़ी फैक्ट्री, ये आलू के चिप्स जो बिक रहे हैं, आलू का दाम 20 से 25 रुपया भी है। मशीन काट दिया, उसमें मसाला मिला दिया, हमारा ही बेटा पोता उसको पैकेजिंग कर दिया, वो आलू का चिप्स 500 रुपये किलो बिक रहा है। ये स्थिति, हमारा उत्पादन किसानों ने पैदा किया। 10 रुपये किलो आलू बिका, मार्केट में अभी 25 रुपये बिक रहा है। तो 25 रुपया का आलू का, ये सब सरकार का काम है मार्केट उपलब्ध कराना, सरकार का काम है रोजगार उपलब्ध कराना। आप कराएंगे? हाँ बिल्कुल हम कराएंगे। उनके खेत के फसल को, उत्पादन को हम लेकर मार्केट उपलब्ध कराएंगे। आज चीन का सामान मेरे यहाँ आ रहा है ना, हर घर में चीन का सामान है ना। क्या हमारा सामान मेरा सामान चीन जाएगा? वाह, क्या बात ये है। काम करेंगे, इस तरह से खड़ा करेंगे बिहार को। बहुत बढ़िया। ये आपकी जनता सुन रही है, जी आपकी कंस्टिट्यूएंसी कि हमारा सामान बिकने के लिए चीन जाएगा जी। और अगर ऐसा है तो आखिरी लाइन, आप वोट मांग लीजिए। मैं वोट क्या मांगूं, जनता तैयार है। चूँकि सभी पार्टियों को बिहार में लोगों ने देखा है, बिहार के लोगों ने, चाहे वो विपक्ष की सभी पार्टियां हों या पक्ष की पार्टियां, सरकार में अभी जो पार्टियां हैं, सारे लोग सत्ता में रहे हैं, उन्हें विकास से कोई रोका नहीं है। फैक्ट्री लगाने से किसी ने रोका नहीं, नौकरी देने से किसी ने रोका नहीं। तो अब जनस्वराज आई है जो निश्चित रूप से बिहार के इस पिछड़ेपन से निकालना चाहती है। और मैं आपको संभव बता दूं, आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को बता दूं कि महाभारत युद्ध हो रहा था। महाभारत युद्ध में कौरवों के साथ 18 अक्षौहिणी सेना थी और पांडव के साथ एक सलाहकार कृष्ण थे। तो आज बिहार की जनता के साथ एक सलाहकार प्रशांत किशोर हैं। उधर बहुत सारा गठबंधन है। जीत हमारी होगी, जनस्वराज की होगी। पांडव की हुई थी, जीत जनस्वराज की होगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। प्रशांत किशोर जी काफ़ी खुश हो जाएंगे। और हम श्रोताओं को नमस्कार करते हैं ध्यानपूर्वक इनके संवाद को सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके श्रोताओं को भी नमस्कार आदाब। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार।